सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम काव्य प्रेरणा के अंतर्गत पाश्चात्य काव्य संबंधी जो सिद्धांत हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने भारतीय काव्य शास्त्र में प्रेरणा संबंधी बातों को देखा था कि जो काव्य शास्त्र है उसमें काव्य के हेतु क्या हैं या प्रेरणा क्या है काव्य के, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने जाना कि प्रतिभा, व्युक्ति, अभ्यास, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय काव्य हेतु में। और अभी हम देखेंगे कि पश्चिम में काव्य प्रेरणा संबंधी क्या विचारधारा रही है, इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपना जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा पश्चिम का जो काव्य शास्त्र है उसमें काव्य के प्रेरणा के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो काव्य प्रेरणा होता क्या है, ठीक है। तो जब कोई कवि काव्य लिखता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उसकी प्रेरणा होती है, उसी को काव्य प्रेरणा या काव्य हेतु कहा गया है। तो पहले तो आप इस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन है उसको एक बार देख लीजिएगा। इस लेक्चर से संबंधी जो भी जानकारी होगी उसको आप अपने डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं इस वीडियो के। तो हम अभी पश्चिम में काव्य प्रेरणा संबंधी बातों के बारे में संक्षिप्त में ही सही जानने का प्रयास करेंगे। तो पश्चिम के सृजन प्रेरणा संबंधी सिद्धांत की एक संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं हम। वह क्या है देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो काव्य है उसको पश्चिम में भी देवीय प्रेरणा माना गया है। तो देवीय प्रेरणा से संबंधित भारतीय काव्य हेतु में भी वर्णन है, जिसको हम प्रतिभा के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु के बारे में बताया जाता है तो जो प्रतिभा का सिद्धांत बताया जाता है ना, उसमें इस देवीय प्रेरणा को जोड़कर पढ़ते हैं। मतलब देवीय प्रेरणा का अलग से विश्लेषण हमने अभी नहीं किया है उसमें, खाली जब प्रतिभा का विश्लेषण करते हैं तो देवीय प्रेरणा भी एक कारण लिख देते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अलग से पॉइंट बनाया गया है इस सब टॉपिक में। तो काव्य प्रेरणा, अब काव्य प्रेरणा जो है उसको वर्णन करते हुए पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कहा गया है कि जो भी काव्य होता है कवि का, वह देवीय प्रेरणा होती है। मतलब जो भगवान से कवि को कोई भावना मिलती है और वह उसे लिख देता है। साधारण बात है, इसी को समझ सकते हैं हम। तो पाश्चात्य में क्या है कि जो होमर है कवि, उसका नाम होमर है, एक कवि है उसका नाम, ठीक है। तो तब से उस कवि के काल से लेकर तो उस काल से लेकर अभी तक भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र में देवीय प्रेरणा का सिद्धांत चलता आया है। तो जो होमर है उसने कहा कि जो उसके दो महाकाव्य हुए उसमें इलियड और ओडिसी, तो इन दो महाकाव्यों के संबंध में जो होमर है कवि, उसने कहा कि जो म्यूज देवी है, म्यूज देवी जो ग्रीस देश है, या हम कह सकते हैं कि जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसमें म्यूज देवी हमारे यहाँ सरस्वती जी के समान होती हैं, जो व्यक्ति को विद्या देती हैं, बुद्धि देती हैं, ठीक है। तो वहाँ की सरस्वती देवी को म्यूज कहा जाता है, ठीक है। तो कवि कहता है कि उस म्यूज देवी की स्तुति, वह कहता है कि उसने म्यूज देवी की स्तुति की है तथा उसे काव्य सृजन शक्ति की याचना की है। और होमर को विश्वास था कि काव्य का मूल स्रोत किसी ऐसी पारलौकिक शक्ति में है जिस पर कवि का कोई नियंत्रण नहीं।
इस प्रकार से पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों में हम दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत होमर के समय से देख सकते हैं। ठीक है, फिर होमर के बाद विशेष रूप से प्लेटो बहुत महत्वपूर्ण है सिद्धांत में। उनका भी यही मानना था कि जो काव्य है वह देवीय शक्ति से कवि को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्लेटो के सिद्धांत का भी विश्लेषण कर सकते हैं। इसी प्रकार प्लेटो ने जो काव्य है उसके संदर्भ में कहा है, प्लेटो ने कहा है कि जो कवि होता है उसमें जब वो काव्य को लिखता है तो एक प्रकार का एक दिव्य पागलपन आता है, जिसको ईश्वरीय कवि जो ईश्वर है वह कवियों की चेतना को अपने वश में लिए रहता है। तो इस प्रकार प्लेटो का मानना था कि जो कवि होता है उससे भगवान काव्य रचना के समय उसकी बुद्धि को ले लेता है। इस कारण से वह जो कवि होता है वह अपने मन से जो लिखना चाहता है वो लिख देता है। ठीक है, इस प्रकार प्लेटो का मानना था। तो इसी कारण से वह कहते थे कि एक आदर्श राज्य में कवियों को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो कवि लोग होते हैं वह बहुत ही प्रबल भावना का चित्रण, जो प्रबल भावनाएं होती हैं उसका चित्रण काव्यों में करते हैं। इस कारण से जो राज्य का जो मतलब किसी देश का जो युवा वर्ग होता है वह बिगड़ने लगता है, ऐसा प्लेटो का मानना था। इसलिए वह कहते हैं कि एक अच्छे देश में, जिसको उन्होंने एक आदर्श राज्य कहा है, ठीक है, तो एक अच्छे आदर्श राज्य में मतलब एक अच्छे देश में कवियों को स्थान नहीं देना चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना था। फिर भी उन्होंने ऐसा माना कि जो काव्य होता है उसकी प्रेरणा में देवीय शक्ति होती है, मतलब जो भगवान है वही कवि से काव्य लिखवाते हैं, ऐसा प्लेटो का भी मानना था। इनसे पहले होमर जो हैं उन्होंने भी कहा कि काव्य जो है वह देवीय प्रेरणा से ही लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने आदर्श राज्य के सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं कहा है होमर ने। ठीक है, केवल प्लेटो का ऐसा मानना था कि आदर्श राज्य में कवियों को स्थान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसका विश्लेषण किया। तो आपको क्या करना है, और तो आपको ये जो सभी बातें हैं इसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। अब मतलब सभी का आप रेफरेंस नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देवीय प्रेरणा के सिद्धांत में किसी 2-3 आलोचकों का, विश्लेषणकारों का या कवियों का जो रेफरेंस दिया गया है उसको आप 2-3 लोगों का ही लिखिए। ठीक है, जितना होता है उतना लिखिए, आप सभी का तो याद रह नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके एक पॉइंट, एक जो सब टॉपिक है उसमें 2-3 पॉइंट रेफरेंस देकर अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जानना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही। उसके बाद आता है अनुकरण सिद्धांत। तो काव्य रचना के संबंध में अनुकरण सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। इसको प्रतिपादित करने वाले मुख्य कवि अरस्तु हैं, जो कि प्लेटो के शिष्य हैं। ठीक है, तो बहुत से बातों में प्लेटो से उनके जो शिष्य अरस्तु हैं उनकी जो विचारधारा है वह अलग रही है। ठीक है, तो अरस्तु का ऐसा मानना था कि जो कवि होता है जब वह किसी प्रबल भावना का चित्रण किसी काव्य में कर देता है तो इससे जो पाठक पढ़ता है काव्य को, उसमें जो दबी हुई भावनाएं होती हैं वह उस काव्य को पढ़ने से प्रकट होती हैं। इस कारण से उसका दुख थोड़ा कम हो जाता है, जिसको उन्होंने विरेचन सिद्धांत का नाम दिया। तो अब अनुसरण क्या है, तो अनुसरण ये है कि जो कवि होता है वह जो प्रकृति होती है उसमें किसी चीज़ का अनुसरण करता है। जैसे एक पेड़ को देखा कवि ने, मतलब एक उगते हुए सूरज को देखा और एक पेड़ को देखा, तो उसको वह चित्र थोड़ा अच्छा लगने लगा। ठीक है,
लेकिन आकाश साफ था, लेकिन उसने एक काव्य लिखा, एक कवि ने, उसको देखकर कि आकाश में बादल छा रहे थे, सूरज तो उग रहा था, पेड़ तो हरियाली से भर गया था। इस प्रकार किसी कवि ने काव्य लिखा, लेकिन वहाँ पर आकाश नहीं था, आकाश में बादल नहीं थे, ठीक है। तो लेकिन उसने अपने काव्य में बादल का नाम लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अनुसरण, ये सिद्धांत के अनुसार, अरस्तु के अनुसरण सिद्धांत के अनुसार, जो कवि है या रचनाकार है या कोई भी कला का अभ्यास करने वाला व्यक्ति है, वो जब प्रकृति का अनुसरण करता है तो जो चीज़ मूल प्रकृति में पाई जाती है उसको और भी अच्छा बनाने का प्रयास करता है, उसको और भी निखारने का प्रयास करता है। उदाहरण के रूप में जब हमने यहाँ पर बादल तो आकाश में नहीं था जब कवि ने देखा, लेकिन उसने बादल का वर्णन कर दिया, तो वहाँ पर क्या हुआ, औचित्य हुआ, मतलब जो जैसा होना चाहिए वो वैसा होता है, तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो यही सिद्धांत अनुकरण, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, ठीक है। लेकिन प्लेटो का ऐसा मानना था अनुकरण सिद्धांत के बारे में कि जो कवि होता है वो तो केवल कॉपी करता है, ठीक है, जो प्रकृति में है उसी का वर्णन कर देता है, तो वह कॉपी हो जाता है, ऐसा प्लेटो का मानना था। तो फिर अनुकरण सिद्धांत के बारे में यहाँ कुछ अन्य लोगों का भी क्या कहना था, यहाँ भी यह दिया गया है, लेकिन मेरे अनुसार तो केवल अरस्तु ही इम्पॉर्टेंट है अनुकरण सिद्धांत में। तो यह भी एक काव्य की प्रेरणा है, ठीक है। तो जब भी कोई कवि किसी चीज़ को देखकर कोई कविता लिखता है, उसका अनुकरण करता है, तो यह भी उसके आंतरिक प्रेरणा से संबंधित होती है, ठीक है। तो यह भी एक काव्य प्रेरणा है, ठीक है। तो प्रतिभा सिद्धांत, तो प्रतिभा सिद्धांत क्या है कि कला सृजन को अनुकरणात्मक प्रक्रिया स्वीकार करने पर मानना पड़ता है कि कला में जीवन के सत्यों का अनुकरण होता है। ऐसी स्थिति में अनुकरण का अर्थ हुआ जीवन की पुनर्रचना, ठीक है। तो प्रतिभा सिद्धांत जो है वह पुनर्रचना से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत जो है वो उतना क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम साधारण शब्द में कह सकते हैं कि इसमें पुनर्रचना को महत्व दिया जाता है, ठीक है। मतलब कवि जैसा किसी चीज़ को देखना चाहता है वैसे ही उस चीज़ को वर्णन करता है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आकाश में बादल नहीं थे, लेकिन वह बादल देखना चाहता था आकाश में, इसलिए उसने अपने काव्य में बादल का वर्णन कर दिया, तो उसने पुनर्रचना कर दी, ठीक है। तो यही बात है। तो ये प्रतिभा सिद्धांत उतना क्लियर नहीं है, इसलिए इसमें हम उतना नहीं जा रहे हैं, लेकिन मेंशन कर दीजिएगा। पाश्चात्य काव्य प्रेरणा से संबंधित जब बातें होंगी तो हर एक टॉपिक को मेंशन करते जाइए, जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा लिखिएगा, ठीक है। तो प्रतिभा सिद्धांत मतलब पुनर्रचना सिद्धांत हो गया। फिर आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत मतलब जो चीज़ कवि अपने आप में सोच रहा है उसको अभिव्यक्त करना, ठीक है। तो आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत, तो ये तो नाम में ही पता चल रहा है, ठीक है। तो इसको अधिक रूप से हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में देखें तो आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत का अनुसरण वुड्सवर्थ ने प्रमुख रूप से किया है। मतलब जो कवि जैसा सोचता है उसको वैसा ही वर्णन करता है, ठीक है। मतलब बाहर का जो प्रभाव होता है वो कम होता है, लेकिन कवि के जो आंतरिक विचार होते हैं वही प्रमुख हैं आत्माभिव्यक्ति के सिद्धांत में, ठीक है। तो कवि जैसा चाहेगा, जैसा उसको लगेगा वैसा ही वर्णन करेगा, ठीक है।
तो साधारण शब्दों में यही आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत है और इसमें वुड्सवर्थ प्रमुख हैं। इच्छा पूर्ति का सिद्धांत, तो इच्छा पूर्ति का सिद्धांत जो है वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें सिगमंड फ्राइड के अवचेतन मन का बड़ा महत्व होता है। मतलब जो सिगमंड फ्राइड हैं उन्होंने बताया है कि हमारे अवचेतन मन में जो इच्छाएं दबी रहती हैं, हम उसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे तरह का कार्य करने लगते हैं। जैसे कोई एक बच्चे को उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो चाहता है कि उसको कोई खिलौना मिल जाए, लेकिन उसे खरीद कर नहीं दिया जाता, ठीक है। तो वह क्या करता है कि किसी भी चीज़ को उठा लेता है और खिलौने की तरह खेलने लगता है, ठीक है। तो यही इच्छा पूर्ति का सिद्धांत है। तो इसमें प्रमुखता ये है कि जो रचनाकार होता है वह जब कोई कार्य नहीं कर पाता या वो जिस चीज़ को जैसा देखना चाहता है वैसा नहीं हो पाता, तो वो अपना जो कल्पना होती है उस कल्पना में वो जिस चीज़ को देखना चाहता है या जिस चीज़ को करना चाहता है उस चीज़ का वर्णन करके या कोई कहानी लिख देता है कि ऐसा ऐसा हुआ और कहानी के अंत में राजकुमारी को सफलता मिल गई, ऐसा दिखता है। तो मतलब वो चाहता है कि अपने जीवन में उसको सफलता मिले। तो लेकिन जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती तो वह अपनी रचना में उस इच्छा की पूर्ति कर लेता है, ठीक है। ऐसा इच्छा पूर्ति के सिद्धांत के अनुसार है, ठीक है। फिर अधिकार भावना का सिद्धांत, हाँ ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो, लेकिन फिर भी मेंशन कर दीजिएगा कि अधिकार भावना के सिद्धांत भी एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है करके, बस, ठीक है। और प्रजातीय स्मृति का सिद्धांत है, तो यह भी एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो इसमें अवचेतन मन का महत्व बहुत अधिक है, किंतु जो अवचेतन के स्वरूप को लेकर दोनों में भेद है। तो प्रजातीय स्मृति का सिद्धांत क्या होता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं या हमारी जो संस्कृति होती है उसमें कुछ स्मृति होती है, मतलब उसमें कुछ यादें होती हैं या कुछ गुण होते हैं। हमारे जो प्रजातीय संस्कृति होती है या जिस संस्कृति को हम बिलोंग करते हैं वहाँ की कुछ विशेषताएं होती हैं। वो जो विशेषताएं या गुण होते हैं वो जाने अनजाने में ही हम में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो जब कोई कवि किसी वर्ग या किसी संस्कृति से बिलोंग करता है तो उसमें भी वो प्रजातीय स्मृति होती है, मतलब उसके जो पूर्वजों की स्मृति होती है, यादें होती हैं, उसमें भी कुछ अवचेतन मन के स्तर पर होती हैं। तो जब भी वो कोई काव्य लिखता है तो अपने जो पूर्वजों के गुण होंगे ना उसमें उसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारा जो एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कामायनी करके, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, उन्होंने मनु की कल्पना की थी और श्रद्धा के बारे में जो कहानी बताई गई है उसमें हमको क्या देखने को मिला, जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने अपने पूर्वजों, मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी जो प्रजाति स्मृति है उसका प्रभाव जयशंकर प्रसाद जी पर पड़ा। इसलिए उन्होंने जो मनुस्मृति या हम कह सकते हैं जैसे मनु की कथा है उसको अपने प्रकार से कामायनी में कहा है, ठीक है। तो इसका प्रभाव क्या है कि मतलब जो प्रजाति स्मृति है, जो हमारे पूर्वजों की यादें हैं, वह कहीं ना कहीं कवि पर अपना प्रभाव दिखा देती हैं, ठीक है। तो इसमें दो बातें हैं, एक प्रभाव जैविक भी हो सकता है, ठीक है, और एक मानसिक प्रभाव भी होता है, ठीक है। जैविक प्रभाव ये थोड़ा साइंटिफिक होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ और बड़ा हुआ और उसको अपने दादा पर जो पूर्वज हैं या दादाजी दादी जी हैं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई उनके पूर्वज में कोई कला थी
जैसे कोई ड्राइंग बनाने की कला आती हो, कोई विशेष प्रकार का ड्राइंग आता हो, वो उस बच्चे को सिखाया नहीं गया, कभी देखा नहीं उसने, फिर भी उसको ड्राइंग करने की कला आ गई, ठीक है। तो ये होता है जैविक प्रजातीय प्रभाव। और एक होता है मानसिक प्रजातीय प्रभाव, जिसमें कोई दादा दादाजी के पास जब बच्चा बढ़ता है तो उनका प्रभाव उन पर पड़ जाता है, ये अलग प्रकार का प्रभाव। तो प्रजातीय स्मृति का सिद्धांत भी इसी कारण महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 3 सिद्धांत जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। काव्य प्रेरणा से संबंधी, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत, अधिकार भावना का सिद्धांत और प्रजातीय स्मृति का सिद्धांत, ये तीनों मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। और बाकी जो हैं वह साधारण सिद्धांत हैं, ठीक है, जो प्राचीन काल में कहे गए हैं। तो यहाँ से हम अपना लेक्चर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हिंदी में काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु निम्न काव्य हेतु चिंतन परंपरा, इसके बारे में कुछ तो दिया गया है, लेकिन ये सभी जो हैं वो संस्कृत मतलब हमारे हिंदी में जो भी काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु से संबंधी बातें हैं वो सभी संस्कृत साहित्य से ही लिया गया है। तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भारतीय काव्य शास्त्र में दिए गए काव्य प्रेरणा और काव्य हेतु के सिद्धांत महत्वपूर्ण है और पाश्चात्य सिद्धांत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हिंदी से संबंधित कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आ सकता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो सिद्धांत हैं, यहाँ पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र के काव्य प्रेरणा सिद्धांत वह 7 है, ठीक है। कितने हैं? 7 हैं। देवीय प्रेरणा का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत और प्रतिभा सिद्धांत, इसको हम पुनर्रचना का सिद्धांत या इस प्रकार भी हम कह सकते हैं। और उसके बाद है आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो 4 सिद्धांत हैं, तो ये हमारे जो 3 सिद्धांत है वह, तो यहाँ पर जो 4 सिद्धांत हैं पहले के, उसको हम साधारण प्रकार से थोड़ा बड़ा करके विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इच्छा पूर्ति का सिद्धांत, अधिकार भावना का सिद्धांत और प्रजातीय भावना का सिद्धांत, ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक रूप से मनोवैज्ञानिक काव्य प्रेरणा के सिद्धांत में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का जो आखिरी के 3 सिद्धांत हैं उनका विश्लेषण थोड़ा बड़ा यदि नहीं हो पाता है तो जहाँ तक आता है आप वहीं तक उसका विश्लेषण कीजिए, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग के 4 सिद्धांत हैं, जो पहले के 4 सिद्धांत हैं, उसको बहुत ही सरलता से आप बड़ा करके विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे कि आपका आंसर थोड़ा बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस लेक्चर का समाप्त करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।